ब्रह्मांड सदैव से ही मनुष्य की उत्सुकता का केंद्र रहा है। अनंत आकाश को देखकर सभी मनुष्यों के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि आखिरकार ये बना कैसे है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, इस विषय पर अनेक व्याख्याएं हैं, परंतु वर्तमान समय में जो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है उसे कहते हैं द बिग बैंग थियरी, यानी महाविस्फोट सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार यदि हम समय को 13.8 अरब वर्ष पीछे ले जाएं, यानी कि 13.8 बिलियन ईयर्स पीछे लेकर चले जाएं, यानी आज वर्तमान से हम 13.8 बिलियन ईयर्स पीछे जाकर देखें तो हम पाएंगे कि किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं था उस समय। केवल और केवल एक बिंदु का अस्तित्व था, एक पॉइंट ही अस्तित्व में था, और साइंटिस्ट उस पॉइंट को कहते थे क्या? सिंगुलैरिटी। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि उस पॉइंट का जो टेम्परेचर था वो इन्फिनाइट था, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, और उस पॉइंट का जो डेंसिटी थी वो भी बहुत ज़्यादा थी, यानी इन्फिनाइट टेम्परेचर और इन्फिनाइट डेंसिटी का एक पॉइंट था, केवल एक पॉइंट। और आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा कि उस पॉइंट का जो साइज था, कहा जाता है कि वो एटम के साइज से भी छोटा था, इतना छोटा पॉइंट था वो। यानी कि उस समय कोई यूनिवर्स नहीं था, उस समय न कोई टाइम था, न कोई एटम्स थे, न पार्टिकल्स थे, न इलेक्ट्रॉन थे, न प्रोटॉन थे, न न्यूट्रॉन थे, न न्यूट्रिनो था, न पॉजिट्रॉन था, कुछ भी अस्तित्व में नहीं था। केवल और केवल अगर कुछ अस्तित्व में था तो वो केवल एक पॉइंट था, आज से 13.8 बिलियन ईयर्स पहले। और उस पॉइंट पर ही, उसी में जो कुछ भी मैटर था वो सारा का सारा मैटर उस पॉइंट में ही कंसंट्रेटेड था, इसीलिए उसकी डेंसिटी इन्फिनाइट हाई थी। मतलब हम काउंट ही नहीं कर सकते, कैलकुलेट ही नहीं कर सकते कि उसकी डेंसिटी कितनी ज़्यादा थी, और उसका टेम्परेचर भी इस वजह से बहुत ज़्यादा था। तो ये था आज से 13.8 बिलियन ईयर्स पहले। लेकिन फिर क्या हुआ, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए एक स्लाइड के थ्रू मैं अपनी बात को आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर आप इस स्लाइड को देखें तो सबसे पहले जीरो जहाँ पर है, जहाँ पर टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ है, यानी उस पॉइंट पर टाइम का कोई अस्तित्व नहीं है। उस पॉइंट पर केवल एक, वहाँ पर एक पॉइंट है, और उसी पॉइंट को कहा जाता है सिंगुलैरिटी। लेकिन अचानक से क्या होता है, उस पॉइंट में एक्सप्लोजन हो जाता है, यानी विस्फोट हो जाता है। आप कहेंगे कि ये विस्फोट क्यों हुआ? देखिए, ये एक्सप्लोजन क्यों हुआ, इस बारे में कहने के लिए अभी साइंटिस्ट भी इस विषय पे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कह रहे हैं। क्यों हुआ, अभी ये विषय थोड़ा सा अभी उतना समझ में नहीं आया है, मतलब वैज्ञानिकों के लिए भी अभी यह एक प्रश्न है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि फिर क्या हुआ। देखिए, इस विस्फोट के बाद कहा जाता है कि सबसे पहले जो एक टाइम रहा जिसे इन्फ्लेशन कहा जाता है, ये इन्फ्लेशन का टाइम है 10⁻32 सेकेंड का। इन्फ्लेशन का जो ये टाइम है, इसमें ह्यूज एक्सपेंशन होता है, यानी अचानक से जो हमारा यूनिवर्स है उसका एक्सपेंशन, यानी कि जैसे ही उस पॉइंट का उसमें जो है एक्सप्लोजन होता है, यानी विस्फोट होता है, तो उस विस्फोट के बाद उसका एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाता है। एक्सपेंशन यानी वो फैलने लगता है, बड़ा होना शुरू हो जाता है। बात समझ रहे हैं ना? वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। और कहते हैं कि जो ये इन्फ्लेशन टाइम है, यानी 10⁻32 सेकेंड तक, वो बहुत तेजी से बढ़ता है। इसमें ह्यूज एक्सपेंशन होता है। ह्यूज एक्सपेंशन मतलब बहुत ज़्यादा विस्तार होता है, वृहद विस्तार होता है। और उसके बाद ये एक्सपेंशन थोड़ा धीमा हो जाता है, लेकिन ये एक्सपेंशन आज भी लगातार हो रहा है, यानी तब से लेकर आज तक ये एक्सपेंशन सतत रूप से लगातार जारी है। इसमें अभी तक कहीं पर भी ये रुका नहीं है।
यानी हमारा यूनिवर्स जब से बिग बैंग हुआ है तब से आज तक उसमें विस्तार हो रहा है, उसमें एक्सपेंशन हो रहा है, वो लगातार बड़ा होता जा रहा है। आप देखेंगे कि 10⁻32 सेकेंड तक पहुंचने पर उसका जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 10⁻27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आ जाता है। और इस समय इलेक्ट्रॉन्स और क्वार्क्स और कुछ और पार्टिकल्स जो हैं वो ऐसा लगता है कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि जैसे कि वो उसमें बॉयल हो रहे हों, उसमें उबल रहे हों, कुछ इस तरह से स्थिति रहती है। लेकिन जब 1 माइक्रोसेकेंड तक यानी कि टाइम पहुंचता है 1 माइक्रोसेकेंड, 1 माइक्रोसेकेंड यानी 10⁻⁻6 सेकेंड बाद, किसका 10⁻⁻6 सेकेंड? बिग बैंग होने के, जब बिग बैंग हुआ उसके 10⁻⁻6 सेकेंड बाद, यानी 1 माइक्रोसेकेंड के बाद जो टेम्परेचर है वो लगभग 10⁻13 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। और यही वो समय था जब जो क्वार्क्स थे वो आपस में मिलते हैं और यहाँ प्रोटॉन्स बनते हैं और न्यूट्रॉन्स बनते हैं। बात समझ रहे हैं? पहली बार जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने वो यहीं पर बने। कहते हैं कि इसके बाद जो है, जब ये प्रोटॉन बनते हैं, न्यूट्रॉन बनते हैं, इसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हुआ। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब आप सब जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो ये भी समझ लें। न्यूक्लियर फ्यूजन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें, या न्यूक्लियर प्रोसेस कह दीजिए इसे, जिसमें छोटे छोटे जो न्यूक्लियस होते हैं वो आपस में मिलकर के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। और इस प्रोसेस में बहुत बड़े अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में जो होता है वो एनर्जी जनरेट होती है। तो कहते हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हुआ और लगभग 3 मिनट के बाद, यानी कि बिग बैंग होने के 3 मिनट, जब 3 मिनट हुए तो वहाँ पर आते आते न्यूक्लियर फ्यूजन रुक गया। अब इस 3 मिनट के बाद क्या होता है? एटम्स बनते हैं। यानी सबसे पहला, अगर आपसे कोई पूछे बिग बैंग होने के बाद एटम सबसे पहले कब बना, तो बिग बैंग होने के 3 मिनट के बाद जो है वो एटम बनता है। इसी पॉइंट पर लाइट भी है, पर वो लाइट अभी भी विजिबल नहीं है। मींस यहाँ जो लाइट है वो ट्रेवल ही नहीं कर सकती है। जो यहाँ पर लाइट है वो चार्ज पार्टिकल्स की प्रेजेंस की वजह से वो चार्ज पार्टिकल उस लाइट को रोक दे रहे हैं, मींस उसे ट्रैवल करने नहीं देते हैं। यानी कि हमारा यूनिवर्स बनना तो शुरू हो गया पर हमारा यूनिवर्स अभी विजिबल नहीं है, हमारा यूनिवर्स अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर आप सोचेंगे कि यूनिवर्स दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब वो बन रहा है लेकिन वो वहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, तो ये कब हुआ? तो अब हम सीधे चलते हैं बिग बैंग होने के 3 लाख ईयर्स के बाद, यानी या लगभग 3,80,000 ईयर्स के बाद, 3,80,000 साल के बाद, यानी बिग बैंग हो गया। उसके बाद एक्सपेंशन स्टार्ट हो गया, एक्सपेंशन चल रहा है, कई सारे प्रोसेस हो चुके हैं, प्रोटॉन्स भी फॉर्म हो चुके हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट भी हो चुका है, न्यूक्लियर फ्यूजन का एंड भी हो चुका है 3 मिनट के बाद। और इसके बाद जो हमारा यूनिवर्स है वो अभी भी विजिबल नहीं है, यानी कि वो लाइट ट्रेवल नहीं कर पा रही है। फिर क्या होता है? 3 लाख ईयर्स के बाद उस समय टेम्परेचर लगभग घट करके 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और पहली बार इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये सब कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद न्यूट्रल एटम बनना शुरू होते हैं। यहाँ पर पहली बार न्यूट्रल एटम्स बनते हैं। जनरली हाइड्रोजन बनता है, हीलियम बनता है, और ये 3 लाख ईयर्स के बाद होता है। और यहाँ पर जब ये स्टार्ट होता है तब पहली बार क्या होता है? विजिबल होता है हमारा जो, इसीलिए कहा जाता है कि ये वो समय है जब हमारा जो यूनिवर्स है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। यानी इससे पहले तक का जो हमारा यूनिवर्स बन तो रहा है पर वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, लेकिन बिग बैंग होने के लगभग 3.8 लाख ईयर्स के बाद, यानी 3,80,000 साल के बाद हमारा जो यूनिवर्स होता है वो विजिबल होता है। और इसके बाद आप देखेंगे लगभग 200 मिलियन ईयर्स के बाद क्या होता है कि हमारी जो गैलेक्सीज हैं वो फॉर्म होना शुरू होती हैं, स्टार्स फॉर्म होना शुरू होते हैं, गैलेक्सीज का क्लस्टर या सुपर क्लस्टर्स फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। और इस तरह से बढ़ते बढ़ते हम आज का जो टाइम है यानी 13.8 बिलियन ईयर्स
के बाद का जो समय है, यानी हम आज के समय में आ जाते हैं और हम आज जो अपना यूनिवर्स देख रहे हैं वो किसी समय क्या था, उसकी शुरुआत एक पॉइंट से हुई थी और उस पॉइंट को क्या कहा जा रहा था, सिंगुलैरिटी। और आज हम देख रहे हैं हमारा यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड होता जा रहा है। अब कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में और उठ रहे होंगे। देखिए, उन क्वेश्चंस का क्वेश्चन ये हो सकते हैं जैसे कि आखिर ये बात कैसे पता चली कि यूनिवर्स एक्सपैंड होता जा रहा है, ये कैसे पता चला कि 3.8 लाख ईयर्स के बाद ही जो था वो यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हुआ, उससे पहले यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट नहीं था। ऐसे कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ये कैसे कहा जा सकता है कि जो ये बिग बैंग थियरी है ये सही है या ये सर्वाधिक मान्य है, इसको सबसे ज़्यादा माना जाता है, तो आखिरकार इसके पीछे कुछ तो कारण होगा, क्यों इस थ्योरी को सबसे ज़्यादा माना जाता है। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर उठता होगा। देखिए, 1920 में सबसे पहले एडविन हबल ने ये बात बताई कि जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रहा है। हालांकि एडविन हबल ने ये कहा था कि जो गैलेक्सीज हैं उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। अब आप सोचेंगे कि एडविन हबल ये बात कैसे कह रहे थे। दरअसल इसके लिए इसे कहते हैं डॉपलर शिफ्ट। जिस वजह से उन्होंने ये बात कही उस थ्योरी को कहा जाता है डॉपलर शिफ्ट। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि एक गाड़ी है और वो आपकी तरफ आ रही है और वो हॉर्न दे रही है। तो अगर वो गाड़ी आपकी तरफ आ रही है और वो हॉर्न दे रही है तो जैसे जैसे वो आपके पास आती जाएगी, हॉर्न का जो साउंड है वो आपको और तेज होता जाएगा, आपको ज़्यादा सुनाई देगा। लेकिन वो गाड़ी अगर आपसे दूर जा रही हो और वो उस समय हॉर्न दे रही हो तो आप देखेंगे कि उसका साउंड लगातार धीमा होता चला जाएगा। लाइट भी एक तरह से वेव ही है, साउंड जैसे वेव है, लाइट भी वैसे ही वेव है। लाइट के साथ भी ऐसा ही होता है कि अगर लाइट सोर्स जिससे लाइट आ रही है, अगर वो लाइट सोर्स हमसे दूर जा रहा हो तो वहाँ से जो लाइट आती है उस लाइट का अगर स्पेक्ट्रम लिया जाए तो वो लाइट रेड कलर की तरफ शिफ्ट होती दिखाई देती है, उसका स्पेक्ट्रम रेड कलर की तरफ शिफ्ट होता है। लेकिन अगर वो सोर्स हमारे पास आ रहा है तो उसका स्पेक्ट्रम ब्लू कलर की तरफ शिफ्ट होता दिखता है। तो जब एडविन हबल ने गैलेक्सीज से जो लाइट आ रही थी उन्होंने उस लाइट की स्टडी करी तो उन्होंने पाया कि वो लाइट जो है उसका स्पेक्ट्रम रेड कलर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और इस वजह से उन्होंने ये रिजल्ट दिया कि इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो गैलेक्सीज हैं वो दूर जा रही हैं, यानी कि दो गैलेक्सीज के बीच, कोई भी जो दो गैलेक्सी हैं उनके बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। और इससे कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आना शुरू हो गई कि हमारा यूनिवर्स भी इसका मतलब ये है कि एक्सपैंड कर रहा है। लेकिन देखा जाए तो इसके बाद क्या होता है, जॉर्ज लेमेतेयर जो है इन्होंने ये बात सबसे पहले बताई। जॉर्ज लेमेतेयर ने ये कहा कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में उन्होंने बिग बैंग थियरी दी और उन्होंने बताया कि हमारा यूनिवर्स जो है वो कुछ इस तरह से बना है और ये लगातार एक्सपैंड होता जा रहा है। बाद में वैगनर ने भी इसका जो है एक्सप्लेनेशन दिया, इसी सिद्धांत की व्याख्या वैगनर ने भी प्रस्तुत करी। तो इस तरह से जो बात पहले कही गई थी, यानी कि जो बात आप देखेंगे कि हबल ने कही थी, हबल की उस बात को लेमेतेयर ने और फिर वैगनर ने एक्सप्लेन किया। लेकिन अभी भी आप ये नहीं कह सकते थे कि जो बिग बैंग थियरी है उसको ये मान लिया जाए कि नहीं 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 ये पूरी तरह से सही है। लेकिन आप देखेंगे कि 1964 में क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। 1964 में पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने कॉस्मिक रेडिएशन का एक्सप्लेनेशन दे दिया। ये कॉस्मिक रेडिएशन क्या है पहले समझ लीजिए। आपने देखा था 3.8 बिलियन ईयर्स के बाद जो हमारा यूनिवर्स था वो विजिबल हो गया, मींस वो ट्रांसपेरेंट हो गया, यानी कि उसके बाद जो लाइट थी उसने ट्रेवल करना स्टार्ट कर दिया। तो जो लाइट उस समय ट्रेवल करना स्टार्ट कर दी थी वो लाइट आज भी हमें यूनिवर्स में मिलनी चाहिए, क्योंकि वो लाइट लगातार ट्रेवल कर रही है, वो चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। हमारा यूनिवर्स भी उस हिसाब से एक्सपेंड होता जा रहा है। तो वो लाइट का जो साइन है
वो हमें आज भी वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स में दिखना चाहिए। तो पेंजियास और विल्सन ने इस बात को पता करने की कोशिश की और उन्होंने पाया कि ये जो कॉस्मिक रेडिएशन है ये पूरे यूनिवर्स में प्रेजेंट है। और जब उन्होंने इस बात का एक्सप्लेनेशन दे दिया तो इसी के साथ जो बिग बैंग थियरी थी उस पर और ज़्यादा मुहर लग गई, यानी ये बात और ज़्यादा सिद्ध होने हो गई कि बिग बैंग जैसा कुछ न कुछ जरूर हुआ था। तो ये बात आप समझे होंगे कि कैसे बिग बैंग थियरी जो थी वो ज़्यादा वैज्ञानिक मानी जाती है, क्यों वैज्ञानिक उस थियरी को पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि और बहुत सारी थियरीज हैं, लेकिन जो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है वो यही सिद्धांत है। और उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो मैंने आपको बताया, एक एडविन हबल जिन्होंने ये बताया कि गैलेक्सीज जो है उनके बीच की डिस्टेंस लगातार बढ़ती जा रही है, और जहाँ से एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की बात शुरू हुई और बाद में लेमेतेयर और वैगनर ने इसको एक्सप्लेन किया। और फिर मैंने आपको बताया कि ये जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे पेंजियास और विल्सन, जिन्होंने कॉस्मिक रेडिएशन पर जो है अपना एक्सप्लेनेशन दिया, और जब कॉस्मिक रेडिएशन को उन्होंने एक्सप्लेन किया तो उसके साथ जो बिग बैंग थियरी थी वो और ज़्यादा मजबूती से वैज्ञानिक समुदाय के बीच में जो है इसका एक प्रमाण जो है सामने आ गया। तो आप यहाँ तक समझे होंगे। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आपको मैंने शायद शुरुआत में बताई थी कि बिग बैंग से पहले अगर आप सोचें क्या था, तो उससे पहले कुछ भी नहीं था, न टाइम था, न यूनिवर्स था, न मैटर था, केवल और केवल एक पॉइंट था। और वो पॉइंट कब से अस्तित्व में था और ये सारी बातें अगर आप सोचें तो इनका अभी आंसर साइंस पूरी तरह से नहीं दे पाया है। और वो बिग बैंग हुआ तो किस वजह से हुआ, उसमें सडन एक्सप्लोजन हुआ, अचानक से विस्फोट हुआ, तो आखिर किस कारण से उसमें ये विस्फोट हुआ, इन प्रश्नों का उत्तर अभी विज्ञान ठीक तरीके से नहीं दे पाया है। तो आप लोग इन विषयों पर नज़र बनाए रहें और पता लगाते रहें कि इस विषय पर क्या रिसर्च चल रही है, कैसे कैसे नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं, और जैसे जैसे नई बातें सामने आती जाएंगी हम लोग उन विषयों को भी चर्चा में लेकर आएंगे। तो फिलहाल द बिग बैंग थियरी में इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा और जो बातें आप लगातार मुझसे कह रहे थे वो सारी बातें जो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करी हैं आपको ये अच्छे से समझ आई होंगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।